कुछ देर बाद सारे मेहमान लॉन के अगले हिस्से में जमा हो चुके थे। कहके उनके खुशबू में थमने का नाम न लेती थी। गिटार दर गिटार कुर्सियां लगी थीं और पहली सफ में ऐश ग्रे सूट वाला केस गंभीर बैठा था। टांग पर टांग चढ़ाए सपाट तासुरात के साथ वो सामने स्टेज पर खड़े माइक थामे कैसम के मुलाजमीन को बोलते हुए सुन रहा था। ये हर कामयाब प्रोजेक्ट के बाद होता था। कैस गंभीर एक गैदरिंग रखता था। खाने, रंग, खुशबू, मीठा और तजुर्बा बयान करने को वो होता था जो इस वक्त स्टेज पे जारी था। हर डिज़ाइनर माइक थामे गैस की बुराई और अच्छाई बयान करता, उसका जिज करना, उसके मूड स्विंग्स बताता और अपना दिल हल्का करता। गैस हर दफ़ा ये सारे शिकवे और मोहब्बत मुस्कुरा कर सुनता था। आज अंदाज मुख्तलिफ था। जाने क्या जाने क्यों कुछ बेहद बुरा लग रहा था। तुम्हारी बारी आने वाली है सेवरस, तैयार हो? उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठी सीनियर ने सवाल किया। जवाब निदारत। सीनियर ने ठहर कर उसे देखा, आंखें पुरसोच हुई। 6 माह में सीनियर केस को बेहद अच्छे से जान चुकी थी। क्या तुम नर्वस हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता? पसे मंजर की कई आवाज़ों के दरमियान उसकी आवाज़ मुख्तलिफ थी, सख्त, बेलचक। सीनियर के तो सर पे लगी तलवों पे पूछी। पैरों में गिरकर अपना कसूर तो मैं भी नहीं पूछने लगी। जाहिर है, अगर मेहदी कबीर से मिलने के बाद तुम ऐसा ना करती तो मुझे हैरत होती। वैसे क्या क्या जहर उगला उससे मेरे बारे में। उससे तुम्हें मेरे खिलाफ किया होगा ना। उससे कहा होगा मैं पागल हूँ, करप्ट हूँ, हर एक से लड़ता झगड़ता हूँ। आसपास से बेनियाज वो रुख पूरी तरह सीनियर की तरफ मुड़े हुए था। अल्फाज सख्त थे, लहजा बदला हुआ। सीनियर को हैरतों के शदीद झटके लगे। 6 माह एक बुलबुल की तरह गायब हुए। ये आदमी तो कोई और था। मेहदी ऐसे नहीं है गैस। उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ऐसे नहीं है। कैसे सजाया अंदाज से दोहराया। इतने गहरे मुरासिम हो गए तुम्हारे उसके साथ, लगता ही क्या है वो तुम्हारा। सीनियर के जी में आया था कि उसका सर फाड़ दे, मगर उसने सब किया। गहरी सांस ली और नॉर्मल रहने की कोशिश की। आप उसे पसंद नहीं करते। सीनियर को उसके गुस्से और बेचैनी से यही हंस कर सकी। गैस चंद पल उसे खामोशी से देखता रहा, आंखें सख्त हुई। तासुरात में तनफ्फुर भर गया, फिर रुख मोड़ लिया। मैं मेहदी कबीर से नफरत करता हूँ। उससे एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। मुझे उसकी मौजूदगी, उसकी ज़ात, उसकी एग्जिस्टेंस से नफरत है। जिस दिन उसका कत्ल हुआ गैस गंभीर के हाथों होगा। वो फुनकार कर पीछे हुआ। जीनिया बादिक्कत सांस ले सकी। उससे मेहदी गंभीर के लिए बुरा लगा था। अगर आइंदा वो मुझे मेरे लोगों के करीब नजर आया तो मैं उसके साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। ये अल्फाज उसे सामने स्टेज को देखते हुए कहे थे। तासुरात यकदम बदलकर संजीदा और बेनियाज हो चुके थे। तुम्हारे लोग मतलब? अब के सीने का लहजा बदला था। उससे गैस का अंदाज खटखट था। क्या वो उसके और अपने गिर्द बाउंड्री नहीं बना सकी? एक लम्हे के अंदर अंदर गैस गंभीर की रंगत मुतगैर हुई थी। लम्हे भर को उसे एहसास हुआ वो क्या कह बैठा था। मेरा मतलब था कैसम, कैसम के मुलाजमीन। कैसम मेरा है और वहाँ काम करने वाले लोग मेरे लोग हैं। मेरी को मेरे कारोबार से दूर रहना है। जीनिया चुप हो गई, जवाब ना दिया। हाँ, अलबत्ता दिल से वो 1% शक भी दूर हो गया था कि उनके दरमियान हदूद टूटी थी। काफ़ी देर तक डिज़ाइनर्स आते गए और कहते रहे, मूड ठीक कर लो, तुम्हारी बारी आने वाली है। पिछले चंद मिनट का असर साइल हो चुका था और वो नर्म नॉर्मल थी। 6 माह में तुम ये नहीं जान सकी कि मेरा मूड ठीक या खराब होना मेरे बस में नहीं है। वो नाराज़ होता था तो रूठे बच्चे की तरह ताने देता था। उसका नाराज़ होना मसला नहीं था, उसे मनाना मसला था। मैं नहीं जान सकती क्योंकि तुम लेयर्ड हो। हर दफ़ा कुछ नया, कोई अलग साइड दिखने को मिलती है। ज़ारा डार स्टेज पे गैस की नकल उतार रही थी। आसपास कह के गूंजने लगे, तालियां पीटी गईं। क्या तुम लेयर्ड नहीं हो? लेकिन मैं तो तुम्हें जान गया हूँ। अगर इस वक्त तुम्हारा मूड खराब होता तो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा होता कि मूड ठीक कर लो जीनिया हाकिम। वो तू बतू कह रहा था। बहस शुरू तक करो, उसके पास हर बात का जवाब था। चेहरे पे अब भी न रूठापन था। सीने को कभी कभी वो 32 साल मर्द नहीं 2 साल का बच्चा लगता था। तो फिर तुम क्या कहते? सीने ने मुस्कुराहट दबाई। कैसे निगाहों का रुख तिरछा करके उसे देखा। जिन लोगों ने तुम्हारा मूड खराब किया होता मैं तुम्हारे साथ मिलकर उनको 2 गालियां और देता। सीनिया हंस पड़ी। वो वाकई ऐसा करती और अगर कैस उसका साथ देता तो मज़ा आ जाता। 6 माह वो सिर्फ उसका बॉस पड़ोसी नहीं रहा था, इन 6 माह में दोस्ती भी हुई थी। शेजल के बाद सीनिया की दूसरी दोस्ती।
मेरी दोस्त से बढ़कर था, या फिर शायद कोई और उसके लिए दोस्त से लफ्ज़ छोटा था। एक गांव में एक आदमी रहता था। जीनिया ने अभी बात शुरू ही की थी, गैस के तासुरात ढीले पड़ गए। डोंट यू डेयर। उससे धमकी दी, मगर वो जानता था असर नहीं करेगी। वो अपनी हालत से बड़ा तंग था। एक दिन वो डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, मैं रोज़ रात को कोई ख्वाब देखता हूँ और उसमें गधे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वो नाराज बनकर हल्का सा मुस्कुराया था। सीनिया कहती रही। डॉक्टर ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, वो खा लेना, फिर ऐसे ख्वाब नहीं आएगा। आदमी ने कहा, मैं ये दवाई कल ना खा लूँ। स्टेज पे उसके नाम की पुकार हुई थी। संजीदा तासुरात मुस्कुराहट में ढल चुके थे। डॉक्टर ने पूछा, क्यों? तो मरीज कहने लगा, असल में आज उनका फाइनल है, बेचारों ने बहुत मेहनत की होगी, देख ना लो। वो हंस पड़ा था, गर्दन नीचे झुकाकर हंस पड़ा। आंखों की सख्ती गायब हुई, पीछे हुए जबड़े खुल गए और वो हंसता चला गया। हर एक को लगता था वो स्टेज पर उसकी नकल उतारती लड़की पे हंस रहा है, मगर वजह कोई और थी। रोशनियों का रुख उसकी तरफ हुआ, नज़र सताइश उसकी तरफ, और वो हंस रहा था। तुम जाओगे गधों का फाइनल देखने? जीनिया मुस्कुराहट दबाकर बोली, और गैस के हंसने में इजाफा हो गया। अब वो पेट पे हाथ रखे गर्दन सोफे की पुश पर फेंके हंस रहा था। कैमरास का रुख उसकी तरफ हुआ। स्टेज पर खड़ी लड़की जोरों शोर से उसकी नकल उतारने लगी थी। हंसते हंसते उसकी आंखों से पानी निकल आया। तीसरी सफ में बैठा मेरी गंभीर मुस्कुराया तक नहीं। उसे गैस की मुस्कुराहट से खौफ आया था। उसे आंखों की इस बेफिक्री से खौफ आया था। उसे सीनिया की उसके साथ मौजूदगी से खौफ आया था। जिंदगी में पहली बार उसे गैस हंसते हुए बुरा लगा था। मेरी गंभीर को आज खुद से खौफ आया। तकरीब खत्म होने को थी। रात के 2:15 बज रहे थे जब सीनिया हाकिम और शेसल ने वापस जाने की तैयारी की। वो जल्दी जाने वाली थी, मगर पराग शेसल को अपने साथ लिए एक केक जानने वाले से मिलवा रहा था। सीनिया खौफजदा से उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। मेरी गंभीर तो लोगों के नरगे में फंस जाता था। चंद पल बाद वो जूस का ग्लास हाथों में लिए बोर हो रही थी जब आवाज़ पे उससे चेहरा मोड़कर देखा। महल की दखली दरवाजे से निकलते मकसूद गंभीर एक मुलाजिम पे बैठ रहे थे। फिलहाल कोई उनकी तरफ मुतवज्जा ना था। सीनिया आगे बढ़ाई। मुलाजिम अब जा रहा था। मकसूद उससे अब अच्छा खासा झिड़क चुके थे। मुँह ही मुँह कुछ बड़बड़ाते वो व्हील चेयर का बटन दबाते आगे बढ़ने लगे। जब उन्हें व्हील चेयर रुकती महसूस हुई, बटन दबाकर उससे रोकने वाली सीनिया हाकिम थी। मकसूद ने ठंडी बर्फ नजरों से उसे देखा। सीनिया की नजरें भी कुछ मुख्तलिफ ना थीं। कनखियों से ज़मीन की जानिब इशारा किया। घास के टुकड़े पे मकसूद गंभीर का चश्मा गिरा हुआ था। मैं उठाकर मसीहा बनूं या आप अपनी ताकत आजमाएंगे? मकसूद झुके और हाथ बढ़ाकर चश्मा उठा लिया। मैं लोगों पर डिपेंड नहीं करता। उन्होंने चश्मा उठाकर उसे साफ किया और अकीदत से कोट की अंदरूनी जेब में रख दिया। तुम्हें कैसे मालूम ये मेरा चश्मा है? और अगर है तो तुम कोई मसीहा नहीं जो बचा लो। जीनी ने बगैर कुछ कहे अक्स से व्हील चेयर को थामा और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने लगी। जिंदगी में पहली बार उन्होंने इतराज से ही किया था। कैसम में जब ये चश्मा नीचे गिरा था तब उसका ब्रांड देखा था। ये चश्मा आपका नहीं है ना? सीनी ने क्यास लगाया या दावा किया, अंदाजा ना हो सका। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये चश्मा जिस ब्रांड का है वो 1960 में मुतारिफ हुआ था। उसे बनाने वाले 2 भाई थे। चंद सालों के अंदर ये ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और ढेरों ढेर चश्मे बिकने लगे। वो व्हीलचेयर को एक तरफ लगे सोफों की तरफ ले आई और फिर कुछ अरसे बाद वो दोनों भाई अपने अपार्टमेंट में एक पुरस्कार मौत मारे गए। कहा जाता है कि उनके कारोबारी शरीक हाथ से निकले। ये भी कहा जाता है कि वो दोनों दिमागी आरसे का शिकार थे। उससे पास से गुजरते वेटर से 2 ग्लास जूस के लिए और फिर वो एक सोफे पर आकर बैठी। मकसूद गंभीर सामने व्हीलचेयर पर थे। एक ग्लास उनको थमाया और बात जारी रखी। ये चश्मा जो आपके पास है ये उनका आखिरी डिज़ाइन था, सिर्फ 150 डिज़ाइन से। और बताया जाता है कि उन्हें लेने वाले तमाम अफराद इत्फाक से उम्र रसीदा थे। सो ये आपका चश्मा नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आपके फादर का। उससे जूस का खून भरा, फिर जैसे याद आने पे बोली, एक और बात, आप इसे छूने की इजाज़त किसी को नहीं देते। उसे देखते हुए आपकी आंखों में एक स्पार्कल सा होता है। ये आपके फादर का चश्मा है ना? उससे दोहराया। मकसूद ने रुख फेर लिया और वो जरा फांसी पे खड़े गैस को देख रहे थे। वो किसी मेहमान के साथ मुस्कुरा रहा था। हाँ, ये मेरे अब्बा की ऐनक है। उनकी आवाज़ हल्की थी। वो इसे किसी मुलाजिम को छूने नहीं देते थे, सो मैं भी नहीं देता।
जीनिया ने सर हिलाया। काफ़ी देर तक वो यूं ही गर्दन मुड़े मेहमानों को देखते रहे। तुमने मुझ पे अच्छी खासी रिसर्च की, उसकी कोई खास वजह? आप मुझे अपने जैसे लगते हैं और किसी अपने की याद भी दिलाते हैं। कई माँ से डाल में रखी बात कह डाली। किसकी? उन्होंने रुख नहीं मोड़ा। कोई ऐसा जो बहुत करीबी है मगर उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। अब वो भी उनकी नसों की तकलीफ में देखने लगी, मगर गैस को नहीं, उसे जरा फासले पे खड़े मेहदी को। वो हाथ उठा उठा कर बातें कर रहा था। जीनिया जानती थी अब वो कैसे इशारे करेगा, कैसे हाथों को हरकत देगा। इस्लामाबाद में वो बस इसी शख्स को तो जानती थी। सॉरी, मैं इस जज्बाती तकरीर के बाद भी तुम्हें गोद नहीं ले रहा। वो गर्दन मुड़े बगैर बोले। जीनिया मुस्कुराई। मेरा बाप आप जैसा बाप होता तो मैं खुद को फांसी लगाना पसंद करती। मैं एक अच्छा बाप बनता। एक लम्हे को वो मुख्तलिफ इंसान लगे थे, बिल्कुल मुख्तलिफ। उनकी आंखों के आगे मंजर कोई और था। उनकी बीवी हामला थी। वो मकसूद का हाथ मेरे से नीचे रख रही थी। एक नई जिंदगी। वो मुस्कुराए थे। कराहत तासुरात में दरार पड़ी थी। दिल में एक नरमी ने जगा ली। उस दिन उन्होंने एक बेहतरीन बाप बनने का फैसला किया था, मगर वो माजी था। हाल में वो मुस्कुराना भूल चुके थे। सीनिया चुप रही। जैसे कि तुम अच्छी बेटी हो। सीनिया लब काट कर रह गई। मकसूद ने उसके तासुरात झांचे। तुम एक अच्छी पेरेंट बनना, एक अच्छे मर्द से शादी करना, इस बार अपने बाप की मत मानना। जीनिया ने शाख की आंखें उठाकर उन्हें देखा। मेरे अब्बा अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी की बेटियां सड़क पे अपने सांप का शोर से हरासा नहीं होती। जीनिया बर्फ सी हो गई। अगर वो तुम्हारे हक में खड़ा रहता तो किसी मर्द की जरूरत नहीं थी कि वो तुम्हारे सामने ठहर सकता। औरत माने या ना माने, घर का मर्द टेक होता है, बाजू होता है। सीनिया खामोश हो गई। दिल में हसन सा आन ठहरा। दिल पे ढेर सारे आंसू गिरे और सुराख बनते गए, महरूमियों के, शिकवों के। उस हबीस आदमी का क्या हुआ? दोबारा आया था? थोड़ी देर बाद वो खुद से ही बोले। सीनिया ने गहरी सांस ली। लापता है। उसकी आखिरी कॉल 6 माह पहले आई थी। अब उससे खानदान के किसी फर्द का कोई राब्ता नहीं। हंस कम जहां पाक। वो सीनिया को देखकर बोले तो वो हंस पड़ी। उसे हंसते देख मकसूद भी हल्का सा मुस्कुराए थे। कई सालों बाद एक ताज़ा दम सी मुस्कुराहट, एक खालिस मुस्कुराहट। थोड़ी देर बाद सीनिया उठकर जा रही थी। मकसूद उसे जाते हुए देखते रहे। वो उससे बताना चाहते थे कि उन्हें भी सीनिया किसी अपने की याद दिलाती थी, वो जिससे मुलाकात अधूरी थी। हाँ, कहानी उन्हें कहने का मौका दे। 6 माह बलूचिस्तान के शहर गवादर में भी गुजरे थे, लेकिन ये 6 माह किसी किस्म का बदलाव नहीं ला सके थे। रौनक, खुशबू, रंगों को छोड़कर छोटे गेट वाले उस घर का रुख करो तो दादी पलंग से टेक लगाए हाथों में तस्वीर लिए बैठी थीं। आंखें मूंदे वो जेरे लब कुछ पढ़ रही थीं जब धीरे से कोई पलंग पर उनके करीब आकर बैठा। स्याह रंग का ओवर साइज कुर्ता, चुटिया में बंधे रूखे बेजान बाल, खंडर चेहरा और खाली आंखों वाली गूंज किसी गैर मुराई नुक्ते को तक रही थी। आज उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था और वो 3 सब्जेक्ट से बहुत बुरी तरह फेल हुई थी। 6 माह वो एक नुक्ते से आगे नहीं बढ़ी थी। उन 6 माह में उससे खुद को माफ नहीं किया था। क्या कहता है वो लड़का? दादी आंखें मूंदे हुई थी। खोज उनकी बात को कोई मफहूम न दे सकी। धमका रहा है। वो साकित रह गई, हिल भी न सकी। फिर तुमने क्या कहा? स्याह आंखों वाली लड़की को इतराक हुआ कि अब कुछ छुपाया नहीं जा सकता। कई लम्हे खामोशी रही। उसके बाद गूंज की हल्की सी आवाज़ उभरी। कहता है मेरी तस्वीर लीक कर देगा। मैंने उसे बहुत समझाया दादी, मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं माना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं थक गई हूँ। अब लगता है वो सही कर रहा है। मैं यही डिजर्व करती हूँ। ये डेड एंड है, मैं जानती हूँ। उसका दिल जकड़ा गया। जिल्लत, रुसवाई, खानदान की बदनामी का खौफ। कुछ हाकिम के बस में होता तो जिंदगी पे रिवाइंड बटन लगाती और इस हराम ताल्लुक में पड़ने वाले दिन को बदल देती। अफसोस उसके पास नहीं था, शायद तुम्हारे पास है। इससे पहले वो किसी को कुछ बताए, मैं बशीर को सब बता दूंगी। उससे आंखें रगड़कर साफ की। जिल्लत तो वैसे ही मुकद्दर है, तो फिर मैं खुद ही उसे अपने बख्त में लिख देती हूँ। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम तो हसास झील थी कौन जा, तुम अबलीस कब बन गई। अल्फाज से ये जर गूंज के दिल पे निशान पड़ गए। अव्वल तो तुमने गलती की और अब तुम सरकशी पे उतर आए। तुम इब्लीस कब बनी? मैं इब्लीस नहीं हूँ। इब्लीस सरकश था, उससे गुनाह हुआ
और उससे बजाय माफ़ी मांगने के ज़मीन में फिसाद फैलाना शुरू किया। वो झुकने की बजाय अकड़ गया था। उससे लोगों को भी अपने जैसा बनाना चाहा, उससे अल्लाह के बंदों को भी अपने जैसा बनाना चाहा, ऐसा जिन्हें माफ़ न किया जा सके। वो बोलते बोलते रुकी, जख्मी निगाहें उठाकर दादी को देखा। इब्लीस सरकश था दादी। और तुम कौन हो? सारे वक्त में उन्होंने पहली बार आंखें खोली थीं। इब्लीस ने फिसाद फैलाया, उसने लोगों को माफ़ नहीं किया जिनकी वजह से उसे सज़ा मिली थी, और तुम खुद को माफ़ नहीं कर रही उन गुनाहों के लिए जो अल्लाह ने मुतय्यन किए। सज़ा और जज़ा का फ़ैसला उसी का है। तुम होती कौन हो खुद को ना माफ़ करने वाली? तुम कहती हो तुम सरकश नहीं हो, मगर तुमने एक बार भी झुककर माफ़ी नहीं मांगी। क्या तुम इतनी ऊंची हो गई कि अपने बनाने वाले के सामने झुक ना सको? मैं ऊंची नहीं, शर्मिंदा हूँ, वो रोंदे हुए लहजे में बोली। शर्मिंदा, थका हुआ, हारा हुआ इंसान अपने असल की तरफ जाता है। जख्मी अपने मरहम लगाने वाले के पास जाता है। कभी देखा है वो बच्चा जो गिर जाए, जख्मी हो जाए तो सबसे पहले अपनी माँ को पुकारता है? और वो कौन सा बच्चा होता है जो अपनी माँ को नहीं बुलाता? कौन से कोई जवाब न बन पाया। वो बस उन्हें देखती रही। जिद्दी, डरा हुआ, या फिर किसी का बहकाया हुआ बच्चा। तुम शैतान के बहकावे में आ गई हो। उससे तुम्हारे कान में फूंक दिया कि अब तो तुम्हारा खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, सो तुम उसके पास न जाना। और अपनी इस्लाह में तुमने उसे शर्मिंदगी का नाम दे दिया। चाहे कुछ भी हो जाए कुंजा, एक बात याद रखना, जब भी तुमसे कोई गुनाह हो अपने अल्लाह की तरफ वापस जाओ। डरे हुए हो तब भी, शर्मिंदा हो तब भी। शैतान तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहेगा, मगर तुमने नहीं बनना। वो रुकी, गूंज का आंसू से तर चेहरा देखा और बेबासों फैला दिए। जिद्दी बच्चा थक गया, हार गया और अपनी माँ की आगोश में छुप गया। अगले कई पल उस कमरे में गूंज आगे किसी से क्या गूंजती रही थी। तुम कुछ नहीं करोगी गूंज, तुम बशर को कुछ नहीं बताओगी। इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो भर भर के इज्जत दे, और अगर वो चाहे तो तुम्हारा दामन जिल्लत से भर दे। वो हर शय पे कादिर है। उसने अब तक तुम्हारा पर्दा रखा हुआ है ना, उससे माफ़ी और मदद तलब करो। वो आगे भी तुम्हारा पर्दा रखेगा। ये असल की तरफ वापसी का वक्त है बच्चे, खुद को माफ़ करने का वक्त है। गूंज उनकी बातों पर सर हिलाती रही थी। कई लम्हे बाद उससे मोबाइल उठाया और एक आखिरी पैगाम लिखा। मैं तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसे नहीं भेज रही। मैं तुमसे मिलने किसी होटल नहीं आ रही। जो चाहते हो कर लो, मगर याद रखना इस बार मेरे पास प्लान है। बाखुदा उसके पास प्लान का पे भी नहीं था। दिल डूब कर उभर रहा था, जिस्म से ठंडे पसीने छूट रहे थे, मगर ये असल की तरफ वापसी का वक्त था। ये इब्लीस के अज़ाज़ील बनने का वक्त था। चंद लम्हों बाद चाय नमाज से खड़ी गूंज हाकिम सारों कतार रो रही थी। 6 माह का टूटा ताल्लुक था, जुड़ने में बस एक पुकार लगी थी, कोई अल्लाह से ज़्यादा तुम पे रहम दिल नहीं हो सकता। स्टूडियो नीम अंधेरे में डूबा था। वाहिद रोशनी वो थी जो सुर्ख गाउन पे गिरती थी। वो सुर्ख गाउन जो फ़ख्र से टंगा खड़ा था। वो सुर्ख गाउन जिसे अपनी किस्मत लिखे जाने का इंतज़ार था। उस स्टूडियो में एक और नफ्स भी था जो सोफे पे दराज था। उसकी आंखें छत की सीलिंग से लगी थीं, बाल माथे पे गिर रहे थे। ऐशगरी कोट फर्श पे पड़ा था। शर्ट के कफ और ऊपरी 2 बटन खुले थे। सिगार का पैकेट भी साथ पड़ा था, मगर अनछुआ उसे रह रहकर एक ही मंजर याद आ रहा था। सीनिया के हाथ में अपनी केक की प्लेट थमाता मेहदी, उनका हंसना और एक लंबी बात गले में गिल्टी से उभर कर मधुम हुई। उठ बैठा। 2 दिन गुजर चुके थे, मगर आंखों के आगे मंजर ताज़ा था। आंखें बंद करके खोली, बेतहाशा चलन सी होने लगी। जाने दिल में, जाने आंखों में। वो एक बार फिर सोफे के अद्दे पर सर रख के लेट गया। थकन से, सोचों के अंबार से गहरी सांस ले लेता। वो किसी किसी गहराई नुक्ते पे नसें जमाए हुए था। वो अपनी जगह से उठ बैठा और छोटे छोटे कदम लेकर रोशनी के नीचे आकर खड़ा हुआ। रोशनी अब उसके ऊपर थी। उसे धीरे से अपना सर संगी मुजस्मे के कंधे पे टिका दिया। सुर्ख सिल्क उसके माथे से टकराया था। सर रोशनी में मुजस्मे के कंधे से सर टिकाए वो नींद दीवाना नजर आता था। कोई चीज़ मुकम्मल मेरी क्यों नहीं होती? हल्की धीमी आवाज में किया गया सवाल हर ओर गूंजा।
मेहदी गंभीर का कर्ज मेरी जान कब छोड़ेगा? वो सीधा हुआ, गर्दन ढलका दी, बाल माथे पर एक तरफ गिरने लगे, आंखों की सुर्ख डोरियां वासिया थीं। वो नीचे बैठ गया। केस गंभीर आलती पालती मारे मुजस्समे के पैरों में बैठ गया था। नंगे पैर, बिगड़ा हुलिया, नीम अंधेर स्टूडियो और रोशनी के दायरे में बैठा ये शख्स। मैं मानता हूँ, मैं लोगों और चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ, लेकिन मैं सारी दुनिया की चीज़ों, सारी दुनिया के लोग तो नहीं ले लेता ना। उसकी पलकों का साया उसके चेहरे पर पड़ रहा था। आंखें पुरसोच थीं। अगर इतनी बड़ी दुनिया है, उसने दोनों हाथ फैलाए। चंद चीज़ें और लोग गैस के ना हुए तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। मैं आपकी दुनिया से चंद लोग ले सकता हूँ ना अल्लाह। सवाल किया, फिर उसे बैठे हुए भी सुकून न आया। वो उसी फर्श पे चित लेट गया। फर्श पे गिरता सुर्ख सिल्क हाथों से छुआ। मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, मगर दुनिया जालिम है, ये मुझे अच्छा नहीं रहने देगी। मुझे मेरे असल की तरफ लौटना होगा। कई लम्हे वो यूं ही सुर्ख गाउन की आगोश में फर्श पे चित लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठ बैठा। सुर्ख गाउन को अकीदत और मोहब्बत भरी नजरों से देखा। फिक्र मत करो, वो मेरा भाई है, मैं उसे नुकसान नहीं दूंगा। संगी मुजस्मे ने सुख का सांस लिया। कैसे झुककर सोफे से अपनी चीजें समेटी, जूते पैरों में डाले और बाहर निकल आया। सेकंड्स बीते, लम्हे पर लगाकर उड़े। घंटे ने हवाई सफर तय किया और अब गैस गंभीर अपने घर में था। वही सफ़ेद शर्ट और सुरमई पेंट। अलबत्ता अब हाथों में कई कागजात थे। अगर झांक कर देखो तो उन्हीं कागजात में एक सब्ज कागज भी था। मेरी गंभीर का पासपोर्ट। राहदारियां तय करता वो ड्राइंग रूम में आया। सोफे पे आड़ा तिरछा लेटा मेरी लैपटॉप पे कोई फिल्म देख रहा था। सीने पे ड्राई फ्रूट का बाउल रखा था। मेज पे अध खाया पीसा, सॉफ्ट ड्रिंक के कैन और सलाद के पैकेट भी रखे थे। वो तो ढीले ढाले लिबास में था। कैसे अंदर आया। हैरत की बात थी कि आज उसका ध्यान कचरे पर नहीं गया। आज उससे मेरी को आग करने का नहीं सोचा। आज तो कमबख्त को अपनी जान के लाले थे। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। वो मेज के किनारे रुक गया। मेरी ने स्क्रीन पे पॉज का बटन दबाया और उसकी तरफ देखा। इट्स बिन सो लॉन्ग, तुम कहीं गए नहीं। कल तुम लंदन जा रहे हो, मैंने इंतज़ाम कर दिया है। लकीली तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर होने में 2 माह बाकी हैं। इंजॉय करो, इस बार तुम्हारा स्पॉन्सर कैसम है। मेरी चल लम्हे उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। थैंक यू, बट आई लाइक इट हियर। मैं कहीं नहीं जा रहा, कम अज़ कम फ़िलहाल नहीं। उसे दोबारा निगाहें स्क्रीन पर मरकूज कर ली। कैस के तासुरात सख्त हुए। तुम मुझे मना कर रहे हो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है ग्रीन वूड। वो उसे इस नाम से तब पुकारता था जब उसे मेहदी के चेहरे पर अज़ियत देखनी होती थी। खिलाफ़े तौक़्क़ा आज तासुरात में तब्दीली न आई। बुरी आदतें बहुत देर से छुट्टी हैं, फिक्र मत करो, तुम आज़ाद हो जाओगे। स्क्रीन को देखते हुए तसल्ली दी। कैस गंभीर को शुबा सा हो, ये वाकई मेहदी गंभीर ही था। जब कैस कई लम्हे बगैर कुछ कहे उसे देखता रहा तो मेहदी ने निगाहें उठाकर उसे देखा। मैं जब भी मुल्क से बाहर जाता था, सबसे पहले मुझे रोकने वाले तुम होते थे। तुम्हें लगता था मैं कहीं मर न जाऊं। आज तुम खुद मुझे भेज रहे हो। क्या मेरी मौत का खौफ ख़त्म हो गया है? कैस से कोई जवाब न दिया। मेरी मौत का खौफ ख़त्म हुआ है या अचानक तुम्हें अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत होने लगी है? ये वार मुख्तलिफ था। कैस की आंखें एक नुक्ते पर साकित हुई। क्या वाकई उसके लिए अपने भाई की जिंदगी गहराई हो गई थी? मेरा तुम्हें कहीं बाहर ना जाने देना एक एबनॉर्मल अमल था। मैं बिस्मिल था और चाहता था सब मेरी तरह रहें। वो रुका, एक कदम आगे बढ़ाकर पासपोर्ट और बाकी के दस्तावेजात उसकी तरफ उछाले। अब मैं नॉर्मल हो रहा हूँ। तुम अपने भाई को नॉर्मल देखना चाहते थे ना? मेरी चंद लम्हे चुपचाप उसे देखे गया। वो लोगों को अंदर तक पढ़ लिया करता था। फिर क्या था जो कैसे बदल रहा था? क्या था जो उसे अंदर झांकने नहीं दे रहा था? या शायद वो झांकना नहीं चाहता था? क्या तुम वाकई नॉर्मल हो रहे हो? क्या बात सिर्फ यही है? कैस माँ दिक्कत मुस्कुराया। ऑब्वियसली, बस यही बात है। वो आगे आया। मेरी के सीने से लैपटॉप उठाया। उसकी पुश पर जोर देकर उसे सीधा करके बिठाया। फिर खुद भी साथ आकर बैठा। साथ में देखते हैं क्या देख रहे हो। गहरी सांस भरता मेरी अब उसे फिल्म के बारे में बता रहा था। कैसा दफ़ा उसकी आधी देखी हुई फिल्म शुरू से चलवाता था, मगर आज वो वहीं से देखे गया जहाँ से मेरी दिख रहा था। कुछ बदल गया था। कुछ तो वाकई बदल गया था। सितंबर की उस चमकती सुबह में इस्लामाबाद के कबर ग्लास एरिया में बना वो विला खूबसूरती और शान और शौकत की अलामत था। दरवाजे पे सामान से भरा एक ट्रक खड़ा था जिसे सामान उठाते लोग अंदर आ रहे थे।
विला के अंदर कदम रखो तो ऊपरी मंजिल के बेडरूम से नस्वानी चीखें बुलंद हो रही थीं। सामान रखवा था पर आका नहीं, पर रफ्तारी से ऊपर की तरफ आका था। कमरे की चौखट पे वो ठहर गया। शेजल सिम्पसन अपनी आंखों पे हाथ रखे पूरे कद के साथ पलंग पे खड़ी उछल रही थी। एक कोने में रखे सोफे पे सीनिया मजे से ये लाइव शो देख रही थी। शेजल ने बराक को देखा तो उसके चीखने में मजीद तेजी आ गई। बराक, चूहिया, चूहिया बराक, अंदर चूहिया। बराक का दिल किया अपना सर पीट ले। उसकी हो चुकी मंगेतर जो शेर को कच्चा खा जाए और डिकार भी ना ले, वो चूहिया से डरती थी। अगले चंद पल बाद मुलाजिम चूहिया का जनाजा लेकर बाहर जा रहा था। शेजल अब भी बेड के कोने पे टिकी बैठी थी, आंखों में कराहियत सी थी। इतना शोर शेजल? बराक ने शिकवा किया। हाँ तो मुझे घिन आती है, अब क्या करूं भला? तुमने उसे देखा था, कितनी खतरनाक थी। हाँ बिल्कुल देखा था मैंने। उसके एक हाथ में M16 थी और दूसरे में आइटम बम। कहीं गोलियों से छलनी तो नहीं कर दिया तुम दोनों को? वह सजाया अंदाज से बोला। तुम देख रही हो सैनम, ये मेरे साथ यही करता है, इसको मेरी कोई परवाह ही नहीं। मैं ही पागल हूँ जो इस घर को सजाने के लिए आ गई। मैंने तो पहले ही कहा था इससे शादी मत करो। वो लापरवाही से बोली, नजरें मोबाइल पे जमी थी, पर आग के मानो पतंगे लग गए। ये ऐसे ऐसे साम दोस्त रखे हैं तुमने? मैं भी सोचूं, मैं तो बहुत शरीफ ईमानदार नेक लड़का हूं। ये आखिर तुम्हें मेरे बारे में भड़काता कौन है? शरीफ, ईमानदार और नेक इंसान की तारीफ अपने लफ्जों में बताने को अब भड़काना कहते हैं। जीने अबरू उठाकर बोली। शेजल की आंखें पेंडुलम की तरह घूमती रहीं। उसका मस्सा छोड़ वो दोनों आपस में लड़ने क्यों लगे थे। तारीफ से याद आया, तुम्हारी तारीफ मैं अच्छे से जानता हूँ। वैसे तो बहुत बनती हो, इस छोटे चूहे को नहीं मार सकी तुम। नजर नहीं आ रहा मैं मसरूफ हूँ। उससे हाथ में पकड़ा मोबाइल बुलंद किया। क्या मौत के कुएं में बाइक चला रही हो? वो बिगड़ कर बोला। आखिरी लात तक आपकी मंगेतर शेजल है, उसके मामूलात की फिक्र करे, कोई चूहे का खौफ नहीं। उसे सुबह कॉफी नहीं मिली। पराग ने ठहर कर शेजल को देखा। देखा, देखा जीनिया, इससे मुझसे सुबह से कॉफी भी नहीं पूछी। वो एक मर्तबा फिर रोहान सी हुई। सीना ने कंधे उचकाए। मैंने तो पहले ही कहा था ये रेड फ्लैग है। पराग ने तहामुल से उन दोनों को देखा। अपनी मंगेतर और उसके दोस्त के साथ अपना होने वाला घर सेट करने के मशवरे और खुद पे लानत भेजी। फिर शेजल की तरफ मुड़ा। तुम्हें कॉफी चाहिए थी, तुम बोला क्यों नहीं? मैं किसी के घर जाके फरमाइशें नहीं करती। उससे गर्दन अकड़ाई। बराक उससे कहना चाहता था, यह हमारा घर है शेजल। मगर एक होल जो उसके ऊपर चढ़ा था उसे उतारना मुश्किल था। मैं कॉफी का कह कर आता हूँ। वो अपनी जगह से उठ गया। दरवाजे पे खड़े होकर एक नज़र सीनिया को देखा। जुबान में खुजली सी हुई। वैसे तुम मेरे साथ जरा कम बहस किया करो, तुम्हें नौकरी दिलवाने वाला मैं हूँ। बाहर से नादीदा कॉलर सी देखिए, आपकी दिलाई नौकरी आप ही की तरह गैर पायदार निकली। अब मेरे पास जो नौकरी है वो किसी का अतिया नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम कल कैसम में नजर ना आओ। और अगर मैं चाहूँ तो कल से आप शेजल सिम्पसन के साथ नजर न आए। उससे मासूमियत की हाथ पार करते हुए बराक को देखा। मैं चाह लूँ क्या? बराक गुस्से से पैर पटकता बाहर निकल गया। उसे यकीन था बेस्टी पावर का। पीछे सीनियर ने शेजल को उतारना शुरू किया। जब तुम फिलहाल शादी नहीं करना चाहती तो साफ साफ कह दो, ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मैंने क्या ड्रामा किया? कॉफी पीना ड्रामा है? वो मासूम बनी। सीनियर संजीदा हुई। तुम उसे जिद कर रही हो, ये ड्रामा है। एक सामान को 3 जगह सेट करवाती हो, जरा जरा सी बात पे अंगूठी निकाल लेती हो। सुबह तुमने बराक को नाश्ते के बगैर बुलवा लिया था और अब 1:30 बज रहा है। अगर उससे कॉफी नहीं पूछी थी तो तुम खुद बना लेती। ये उसका या तुम्हारा घर नहीं है, इसे हमारा घर समझोगी तब ताल्लुक आगे बढ़ सकेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शेजल? शेजल चंद लम्हे अंगूठे से हथेली की जिल्द खुरचती रही, फिर गर्दन झुकाकर हल्की सी आवाज से बोली, मुझे बराक से मसला नहीं है, मुझे बाउंड होने से डर लगता है। मैं हर बात पे लड़ झगड़ कर अपनी अहमियत रखना चाहती हूँ। मैं इस ताल्लुक में अपनी आज़ादी और मुकाम पे समझौता नहीं कर सकती। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। जीनिया ने गहरी सांस ली। इस तरह नहीं मिलेगा जैसे तुम चाह रही हो। बात करो शेजल, बराक सब समझ जाएगा। उसे जिद करना, खुद को बराक से, उसके मसाइल और घर से गैर समझना छोड़ दो, वरना बहुत दूर रह जाओगी जहाँ से वादा तुम्हें वापस नहीं ला सकेगा। वो कहकर दोबारा मोबाइल में मशगूल हो गई। दीवार के साथ लगकर खड़े बराक ने सारी बात सुनी और वैसे मेरी की बंदी इतनी बुरी भी नहीं है। बड़बड़ाते हुए वो सीने उतरता चला गया। बस के शीशे से रुखसार टिकाए वो सड़क पे दौड़ती गाड़ियों को तक रही थी।
आंखों की डोरियां सुर्ख थीं, दुनिया अंधेरी थी। मगर कुछ वक्त हुआ था कि कूंज हाकिम के दिल में रोशनियों का दिया जलने लगा था। बस आज खाली सी थी, कूंज हाकिम के बराबर वाली सीट की तरह, मगर ज़्यादा देर तक नहीं। पिछली सीट पर बैठी लड़कियां उठकर अगली नशिस्तों पर आने लगी थीं। उन्हीं में से एक उसके साथ आकर बैठी। हाय, मेरा नाम समिया है। साथ बैठी लड़की ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मेरा नाम कूंज हाकिम नवाब है। ना चाहते हुए भी उससे हाथ मिलाया, मुरव्वत निभाई। यार, तुम्हारे हाथ इतने कुदरत से क्यों हैं? लोशन नहीं लगाती? वो फौरन बेतकल्लुफ हुई। सीनियर ने बेसारी से गर्दन मुड़ी। मेरे हाथ शुरू से ऐसे ही हैं, बदसूरत। समिया ठहर गई, आंखें छोटी करके उसे देखा। मैंने बदसूरत नहीं कहा, मैंने कहा रूखे। ये क्यों हो सकते हैं अगर तुम मेहनत करो? फॉर्मल सी गुफ्तगू किसी और नेज पे चली गई। कुछ भी क्यों नहीं हो सकता, और मैं अपने इन्हीं हाथों इसी चेहरे के साथ खुश हूँ। क्या वाकई तुम खुश हो या फिर गिव अप कर चुकी हो, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मसला है, लेकिन अपने आप को कबूल करने का ये मतलब नहीं होता कि खुद पे मेहनत करना छोड़ दो। ये गिव अप होता है, सुस्ती होती है। जब इंसान खुद को कबूल कर लेता है तब वो खुद को प्रेस करता है, डिग्रेड नहीं। बूटी अपना बैग कंधे पे डाला। आई एम सॉरी, मैंने बस एक बात कही थी, माजरत अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो। वो वापस पिछली नशिस्तों की तरफ बढ़ते हुए रुकी। मसला यहाँ नहीं है। उससे कूंज के चेहरे की तरफ इशारा किया। मसला यहाँ है। उससे उंगली से कनपटी की तरफ इशारा किया। कूंज हाकिम चुपचाप उसे देखती रही। उसे ये अल्फाज क्लिक हुए थे, किसी और ने भी उसे ऐसे ही कहा था। किसने? याद करने की कोशिश के बावजूद उसे कुछ याद न आया। घर आकर उसे लिबास बदला, खाना खाया और जी के बहलाने को अलमारी सेट करने बैठ गई। अब फर्श पे हर तरफ कपड़े, जूते और मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। सीनियर हाकिम को इस्लामाबाद गए 1 साल होने को आया था, और कूंज आज भी उसे पहले दिन की तरह याद करती थी। उसके कपड़े, जूते वो यासियत से एक एक सामान को अलग करती थी। स्याह रंग का लेदर बैग उल्टा तो ढेर सारी चीज़ें निकल आईं। चाबियाँ, लिपस्टिक, पैसे और एक तयशुदा पर्ची। उससे पर्ची खोली। 1 नंबर के नीचे डॉक्टर मुजफ्फर लिखा था। कूंज को बेख्तियार कराची के अस्पताल में मिलने वाला वो सरबीरा याद आया। लम्हे के 1000वें हिस्से में याद आया उसके आखिरी अल्फाज क्या थे। कूंज हाकिम के पास उससे पूछने को आज ढेर सारे सवाल थे। वो फर्श से उठी, बेड तक आई और अपना मोबाइल उठाया। व्हाट्सएप खोलकर उसी नंबर पे एक टेक्स्ट भेजा। क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? वो 5 मिनट तक जवाब का इंतज़ार करती रही, फिर असर पड़ने चली गई। वापस आई तो उस आदमी का जवाब आ चुका था। आप कौन? मैं कूंज हाकिम। जाहिर है आप नाम से नहीं जानते होंगे। हम अस्पताल में मिले थे। मैं स्किन ट्रीटमेंट लेने आई थी और आपने कहा था मसला मेरा चेहरा नहीं दिमाग है। क्या मैं आपको याद हूँ? पैगाम भेजकर वो नाखून काटती रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीबन 15 मिनट बाद जवाब आया था। कूंज ने लपक कर मोबाइल उठाया और तेजी से मैसेज खोलकर पढ़ा। ओके, मैं पहचान गया, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। कूंज ने फौरन उससे कॉल मिलाई, जो कि अटेंड हो गई थी। कैसी हो बच्चे? सामने वाले का लहजा हशाश वशाश था। कूंज, जिसने दिल में उसे देने को 1000 गालियां सोच रखी थी, थम गई। गुस्सा न थमा। आपको क्या लगा था उस दिन आप मुझे मैनिपुलेट कर चुके हैं? वो भड़क उठी। कैसी हो का ऐसा जवाब आज पहली बार सुना है। वो हंस पड़ा। ठीक डॉक्टर, इतने सारे लोगों के दरमियान आप मुझे ये बता रहे थे कि मैं पागल हूँ। क्या ये इंसानियत थी? और आज एक और आपके जैसी ही मुझे बता रही थी कि मसला मेरा चेहरा नहीं, मेरा दिमाग है। मैं इतने सारे लोगों के दरमियान तुम वाइटनिंग इंजेक्शन लेने जा रही थी, तब तो तुम्हें कोई शर्म नहीं आई बेटा? क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारे चेहरे के साथ मसला है, और जब मैंने तुम्हें असल मसला बताया तब तुम भड़क गई। क्यों? क्या दिमाग जिस्म का हिस्सा नहीं है? कूंज को चुप सी लग गई। दूर अंदर कहीं शर्मसारी भी हुई। दिमाग और चेहरा तो अलग अलग अज़ू हैं। दोनों की बीमारी यूँ सरेआम बताना अखलाक के जुमरे में नहीं आता। वो चबा चबा कर बोली। और ये दायरा बनाया किसने है? मुआशरे ने। उसी मुआशरे के 1000 दायरे होंगे जिनसे तुम बाहर निकलना चाहती होगी, तो फिर इससे क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दायरे में एक हाशिया खींचने वाली तुम भी हो? वो कूंज जिससे उसे 1000 बातें सुनाने को कॉल की थी, उस पर रोबदारी होने लगा। उसका गला खुश्क हो रहा था। उसके अल्फाज खत्म हो रहे थे। ये आदमी कौन था? आपने कहा था मैं खुद को कबूल करूं। मैं कर चुकी हूँ। मैं हर शय कबूल कर चुकी हूँ, अपना रंग, कद, नक्श। लेकिन ये दुनिया क्यों कबूल नहीं करती?
मुझे बार बार इनको क्यों बताना पड़ता है कि मैं खुद को और अपनी खामियों को कबूल कर चुकी हूँ? तुमसे किसने कहा कि दुनिया मान लेगी? या फिर तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम्हें दुनिया को मनवाना है? कोई होता कौन है एक महफिल में बैठकर तुम्हारी ज़ात पे बात करने वाला? किसी रिश्तेदार और बहन भाई, माँ बाप, दोस्त को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो आपको आपके रंग, कद, नक्श को ज़ेरे बहस लाए। कहते कहते वो रुका। शायद वो पानी पी रहा था। दुनिया नहीं मानती बच्चे, आपको मानना होता है। आपके दिमाग को, आपके दिल को दुनिया ने भला आज तक किसकी मानी है? अगर तुम वाकई खुद को कबूल कर चुकी होती तो तुम्हें किसी को ये पावर करवाने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन एक सच बताऊं, कोच ने बेडशीट को मुट्ठी में दबोचा। सफाक से सफाक अल्फाज के लिए तैयार हुई। तुमने खुद पे गिव अप कर दिया है कूंज हाकिम। तुम्हें ये नहीं करना है। ये सही तरीका नहीं है। ये फरार है, इलाज नहीं। खुद पे गिव अप करना कैसा होता है? उसकी आवाज़ से नमी सी खुली। इसके लिए तुम्हें मुझसे सेशंस लेने होंगे। अब तक जो जवाब मैंने दिए वो मेरी काबिलियत का टेस्ट है। उम्मीद है मैं फर्स्ट आया हूँगा। कोच नम आंखों के साथ हंस पड़ी थी। सफ़र गोरी भी मुस्कुराया। कोर्स के मुतालिक चंद मालूमात उसे देकर वो फ़ोन बंद कर चुका था। कोच हकीम आज बड़े दिनों बाद मुस्कुराई थी। आज बड़े दिनों बाद उसका दिल हल्का हुआ था। अगले चंद लम्हे बाद वो फर्श पे गुल्लक तोड़ने बैठी थी। सिक्के, नोट, वो सब चुन रही थी। इस सर्दियों में कपड़े नहीं लेगी, जूते नहीं लेगी। इस सर्दियों में उसे इलाज चाहिए था। एक कदम जिंदगी की ओर।